बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 जनवरी का आगाज़ हो गया है, यानी सोमवार के दिन का, और आज का दिन बहुत अहम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले एक वीडियो में कि आज आज़म स्वाति साहब की ज़मानत का जो केस है, बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत का केस, उसकी समाअत है। और आज ही ये बात भी पता चलेगी कि तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं मियाँ असलम और जमात इस्लामी के और तहरीक इंसाफ़ के अली नवाज़ ज़मान की जानिब से कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतख़ाबात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं कराए गए, उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जो दायर की गई हैं उस पर भी जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने बेंच बनाना है। वो ख़ुद सुनते हैं, किसको देते हैं कि वो सुने, और जो हुकूमत ने इंटर कोर्ट अपील दायर की हुई है वो भी उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर करनी है। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे आज़म स्वाति साहब के हवाले से। आज़म स्वाति साहब ने 26 दिसंबर को एक बहुत हैरान कुन ख़त लिखा, और उस ख़त में उन्होंने 2 टोक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। उन्होंने 2 टोक कहा है कि मुझे आपकी अदालत पर कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है, और उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। लेकिन वहीं पर उन्होंने 7 मुअज़्ज़ज़ जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 7 के 7 पर एतमाद का इज़हार किया है और कहा है कि उन 7 में से कोई भी मेरा केस सुन ले, लेकिन आप ये केस मत सुनिए। आज इस केस की समाअत है और बहुत चांसेस हैं कि आज इस हवाले से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का रिएक्शन भी आ सकता है, उनके रिमार्क्स भी आ सकते हैं, कंटेम्प्ट का नोटिस भी हो सकता है आज़म स्वाति को, और उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एक और कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। और ये वो कार्रवाई शुरू करके और ये नोटिस लेके तो कंटेम्प्ट का नोटिस करके किसी और बेंच को भी भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस ख़त में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपके सामने इस ख़त का मतन रखता हूँ। इसमें उन्होंने बताया है कि मैं एक वकील हूँ और मेरी उम्र 75 साल है और मैं इस वक्त जुडिशल लॉकअप में हूँ एक झूठे केस के अंदर। और उन्होंने फिर उसके बाद लिखा है कि मैंने एक रिट पिटीशन दायर की थी आपकी अदालत में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि उस रिट पिटीशन में मैंने बताया था कि मेरे कौन से बुनियादी हकूक़ जो आइन ने मुझे दिए हुए हैं वो मेरे मुतासर हो रहे हैं। आर्टिकल 4, 9, 10, 10A उन्होंने कहा इनकी वायलेशन हो रही थी, और ये मैंने आपकी अदालत में जो है ये रिट पिटीशन में सब कुछ लिखा था। लेकिन आपने जो फ़ैसला दिया वो बहुत लंबे टाइम के बाद दिया, और ये जो आपने जो इतना डिले किया, ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम जो है उसके ख़िलाफ़ है। और वो कहते हैं कि जैसा कि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ़ है। और ये उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सली इसके ऊपर यही समझा जाता है कि इंसाफ की ताख़ीर इंसाफ जो है वो ना देने के मुतरादिफ़ है। और उन्होंने फिर जो है वो भी ज़िक्र किया कि वो कब से वकालत कर रहे हैं और प्रैक्टिसिंग वो लॉयर रहे, अमेरिका का भी उन्होंने ज़िक्र किया, और ये सारी चीज़ें। फिर वो कहते हैं कि आपने क्योंकि ताख़ीर से ऑर्डर किया। अच्छा, इसके में मैं आपको बता देता हूँ जो इनकी दरख्वास्त थी उसमें 2 चीज़ें थी जो इन्होंने आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में, और वैसे इनकी बात ये दुरुस्त है, वो डिले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब इधर से आमिर फ़ारूक साहब ने उसको डिले किया तो इसी दौरान उनको बलूचिस्तान और सिंध में ख्वार किया गया, जलील किया गया और उनको सबक सिखाया गया वहाँ ले जाकर। उसमें 2 चीज़ें थी। एक, उन्होंने ये कहा था कि वफाकी जो वज़ारत दाखिला है इनको कहेंगे तमाम सूबों से जो है वो FIR की तफसीलात लेकर दें, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये मशरूत करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर उनको किसी और सूबे में मुंतकिल ना किया जाए, क्योंकि इसमें एक और मामला ये है कि एक ही तर्ज की तमाम FIRs हैं, वही तरीका वारदात जो इमरान रियाज खान के केस में था, जो समी इब्राहिम साहब के केस में था, जो अरशद शरीफ साहब के केस में था, जो साबिर शाकिर साहब के केस में था, कि एक ही तर्ज की FIRs पूरे पाकिस्तान में करवा दो, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह। और इस हवाले से हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह तौर पर यह हुक्म मौजूद है कि जब एक FIR हो जाती है उसके बाद दूसरी उसी मामले की FIR नहीं हो सकती। अगर किसी को तकलीफ़ है वो उसी FIR में जाके शामिल हो जाए, लेकिन एक और FIR जो है वो नहीं हो सकती। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपने ताख़ीर की फ़ैसला देने में, तो उसके बाद मुझे अगवा किया गया और गैर कानूनी तौर पर मुझे जो है वो अगवा करके पिम्स हॉस्पिटल से 2 दिसंबर को जो है वो कोयटा मुंतकिल किया गया, और मैं वहाँ पे एडमिट था। उसके बाद मुझे सिंध ले जाया गया और मेरे ऊपर 40 FIRs की गई, ये वो कह रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया हुआ है इसके हवाले से, ट्वीट्स के हवाले से, और ये जिक्र कर रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब के फ़ैसले का, और वो कह रहे हैं कि ये उस फ़ैसले का हवाला दिया हमने जो स्पेशल जज थे उनकी अदालत में, जो राजा आसिफ महमूद
लेकिन वो कहते हैं कि नामालूम वजूहात पर अचानक उनका, जब उन्होंने मेरे केस का फैसला महफूज किया राजा आसिफ महमूद ने, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद एक नया जज ट्रांसफ़र लगाया गया डिले करके और ताख़ीर के साथ। उसके बाद उस जज ने मेरी बेल एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी और उसने मेरिट्स को नहीं देखा, उसने कंसीडर नहीं किया, जो लीगल बेसिस और ग्राउंड्स थी मेरी उनको कंसीडर नहीं किया। और वो ये कहते हैं कि राजा आसिफ महमूद साहब जो हैं उनका तबादला नहीं होना चाहिए था चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बगैर, यानी आमिर फारूक साहब की कंसल्टेशन के बगैर। उसके बाद वो कहते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पर उनका ऑर्डर हुआ और वजूहात हमें नहीं पता कि उनका क्यों ऑर्डर हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो है वो उसके कुछ चीज़ों का और हवाला दिया। फिर उन्होंने जनाब वो भी बताया कि आमिर फारूक साहब के चीफ जस्टिस बनने के हवाले से जब मामला उनकी कमेटी के पास आया तो उन्होंने फ़ौरन इजलास बुलाया और वो सारी चीज़ें की। खैर उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अब आ जाएं असल मुद्दे पर। ये पैराग्राफ जो है वो बहुत अहम है, सेकंड लास्ट। वो कहते हैं कि मेरे पास फैक्चुअल और लीगल बेसिस हैं कि मुझे आपसे इंसाफ की, आपकी अदालत से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि आप एक बाइस है आपका। और वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में लिखा हुआ है कि इस तरह से जिस तरह से वो अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं इन पर तो ये किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये मेरे पास फैक्ट्स जो हैं वो मैंने लिख दी हैं और मुझे आप पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं है, कोई इत्मीनान नहीं है और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे आपकी अदालत से इंसाफ मिलेगा। और ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, ये मुझे ये मौका फराहम करता है कि मैं फेयर ट्रायल के लिए ये बात कहूँ कि अपना लीगल और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करूं। और इसलिए वो कहते हैं कि मेरी जो ज़मानत कबल गिरफ़्तारी है, ये जो दरख्वास्त है मेरी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी भी और जज के पास ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन आप ना सुने। और ये मेरा आइनी और कानूनी हक़ है। ये 26 दिसंबर को उन्होंने जो है वो हाथ से लिखा हुआ ख़त जो है वो भेजा है। अब आ जाए इस बात पर कि उन्होंने आमिर फारूक साहब पर तौदम एतमाद का इज़हार किया है और उसकी उन्होंने वजूहात भी बताई हैं कि आपने इतनी ताख़ीर की मेरे फ़ैसले में, फ़ैसला देने में, कि उस दौरान मुझे बलूचिस्तान का भी चक्कर लगवा लिया गया, सिंध का भी, और हैरान कुन तौर पर इधर फ़ैसला महफूज है, उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी उड़ा दिया FIRs को और सिंध हाई कोर्ट ने भी उड़ा दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनको सही ख्वार शुआर कर लिया गया तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया और वो भी रिट पिटिशन मुस्तरद कर दी उनकी। अब आ जाएँ कि वो किन 7 जजेस पे एतमाद का इज़हार कर रहे हैं। आमिर फारूक साहब पर अदम एतमाद के बाद वो कहते हैं 7 जजेस हैं बाकी, जिसके पास मर्जी लगाना है वो कहते हैं मुझे एतमाद है कि वो मुझे इंसाफ देंगे। और ये नहीं कह रहे कि वो मुझे बेल देंगे, वो कह रहे हैं इंसाफ करेंगे, बेल मुस्तरद कर दें लेकिन करेंगे इंसाफ। आप पे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। जिन जजेस पे उन्होंने एतमाद का इज़हार किया उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबिर सतार साहब हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जिन्होंने अभी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फैसला दिया वो हैं, और ऑनरेबल जस्टिस जो हैं समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा जो हैं, ये इनके ऊपर उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो पूरा इनके ऊपर भरोसा है और ये इंसाफ करेंगे। अब देखिए यही मसला है कि आमिर फारूक साहब जो हैं वो अब उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ आज़म स्वाति साहब जो हैं उन पे ऊपर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, राना सनौला उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि उनको, राना सनौला को और हुकूमत को पूरा यकीन है कि बल्दियाती इंतखाबात के में जो इंटर कोर्ट अपील है वो आमिर फारूक साहब जिन जजेस के पास लगाएंगे या ख़ुद सुनेंगे तो वो हुकूमत की बात मानेंगे और हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देंगे। तो ये होना ये चाहिए कि जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के उनको कम से कम एक एतमाद होना चाहिए अपनी अदलिया के ऊपर, अपनी जुडिशरी के ऊपर, कि जनाब अगर हमारे साथ कोई जुल्म, ज़्यादती, जबर, तशद्दुद होगा, किसी को नंगा किया जाएगा, नंगा करके करंट लगाया जाएगा, तो हाँ एक फ़ोरम है, हाँ एक अदालत है, हाँ एक जज हैं, हाँ जजेज़ हैं, हाँ चीफ जस्टिस हैं जिनके ऊपर हमें भरोसा है कि वो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन इस तरह से अगर हुकूमत एक चीफ जस्टिस की तारीफ़ें करे और जो जज बल्दियाती इंतखाबात कराने का फ़ैसला दे उसके ख़िलाफ़ वो करें कि जनाब हम ये फ़ैसला नहीं मानते और हम इंटर कोर्ट अपील में भी जाएंगे और हम इलेक्शन भी नहीं कराएंगे और हमें पूरा यकीन है, वो कहेंगे जी आमिर फारूक साहब जो बेंच बनाएंगे या वो ख़ुद सुनेंगे तो वो नून लीग के हक़ में फ़ैसला देंगे, तो इससे ज़ाहिर है एक
अवाम में तासुर एक गलत बनता है, वो कि हमें तो पता है कि वो इंटर कोर्ट अपील जो है वो ज़ाहिर है वो उनका चीफ जस्टिस जिस बेंच के सामने लगाएंगे वो उसको मेरिट के ऊपर सुनेगा, लेकिन अवाम में बहरहाल एक परसेप्शन जो एक है उस परसेप्शन को ख़त्म करना होगा। और ये जो बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में नहीं कराया हुकूमत ने, इस पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर कार्रवाई होगी तो अदालत पर लोगों का एतमाद बढ़ेगा और लोगों को पता चलेगा कि नहीं, राना सनाउल्लाह झूठ बोल रहे थे कि आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो नून लीग के हक़ में फ़ैसला देंगे, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं आज क्या सूरत हाल होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।